हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। मैं इस वीडियो के बारे में आपको थोड़ा संक्षेप में बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैंने 110 प्रश्न रखा है और ये सारे के सारे जो 110 क्वेश्चंस हैं ये आपको बाइलिंगुअल रहेगा। भले ही कंटेंट आपका जो है वो हिंदी में है, लेकिन जो मेरा एक्सप्लेनेशन होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशंस जो है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाले हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। रीज़न क्या है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल से क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, आईएनसी सेशन से क्वेश्चंस रहते ही हैं, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड, भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड, बुद्ध से रिलेटेड। तो वैसे कुछ टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस हमेशा बनते ही बनते हैं, किसी भी एग्जाम की बात कर लो। मैंने सिर्फ इसको बीएसएससी सीजीएल के लिए, बीएसएससी के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, ये किसी भी एग्जाम के पहले आप देख के जाना। और इसके जो 110 क्वेश्चन है, 110 क्वेश्चंस में मैं इतना सारा एक्सप्लेनेशन आपको देने वाली हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ ये 110 क्वेश्चन नहीं समझेंगे, ये कम से कम 500-600 क्वेश्चंस जो है ये आपका संग्रह हो जाएगा जो आप एग्जाम से पहले देख के जा रहे हो। सो अगर चैनल पे जो भी वर्क है वो आपको पसंद आ रहा है और जो मेरी मेहनत है वो आपको पसंद आ रही है, तो गाइज प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। लेकिन आप ये सारी चीजें तब करिएगा जब आपको मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस है या मेरी जो मेहनत है वो आपको पसंद आती है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और जहां जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दूंगी वो आपको आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज प्लीज आप पेन पेपर लेके नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश जो है ये सदस्य है। तो 193 टोटल जो कंट्रीज है संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिसमें आपको पता है कि 5 स्थायी है और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, तो ये मैनहट्टन टापू पे है, न्यूयॉर्क में स्थित है। और ऑफिशियल लैंग्वेज हमेशा आपसे पूछा जाता है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो आपका है ये कौन कौन सा है, ये है अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। तो ये सारे के सारे ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये आपको भगत सिंह ने दिया था। अब इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है जो कि आपसे पूछा जाता है कि 23 मार्च को क्या हुआ था, तो 23 मार्च को राजगुरु और सुखदेव के साथ साथ भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी गई थी। और कहाँ दी गई थी, तो ये दिया गया था कभी 23 मार्च 1931 को दी गई थी और लाहौर सेंट्रल जेल में दी गई थी। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा था। तो ये चीजें आपने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो ये मीथेन पाया जाता है, जिसको आप CH4 के नाम से जानते हैं। और ये जो है CH4 ये ऑर्डरलेस गैस है, कलरलेस गैस है, फ्लेमेबल गैस है और प्राइमरी एज फ्यूल टू मेक हीट एंड लाइट। इसको यूज आप कैसे कर सकते हैं, प्राइमरी फ्यूल है जिसको हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। जय जवान जय किसान जो है ये किसका नारा है, ये नारा किसने दिया था, तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ठीक है, इससे पहले वाला जय जवान जय किसान किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई, तो साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे। ये आपको पता है साइमन कमीशन जब भी आया था इंडिया, तो 17 नवंबर 1928 को ही इनकी मृत्यु हो गई थी।
और भगत सिंह ने नौजवान सभा का गठन किया था सिर्फ और सिर्फ इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए, और पुलिस अधिकारी सैंडर्स की भी हत्या कर दी थी भगत सिंह ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, जिनको फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर ऑफ द कंट्री कहा जाता है। और ब्रह्म समाज की स्थापना की कभी गई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 20 अगस्त 1828 में किया गया था। हेडक्वार्टर इसका था कोलकाता, और इन्होंने द्वारिका नाथ टैगोर एंड राजा राम मोहन रॉय, इन दोनों ने इसकी स्थापना करी थी। अब राजा राम मोहन रॉय जो थे ये फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर तो थे ही, और इन्होंने ये पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर थे, और सती प्रथा, पॉलीगैमी और वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों पे काफ़ी काम किया। और सती प्रथा को बैन कभी किया गया? तो सती प्रथा को बैन किया गया आपको 1829 में बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद ने, और इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में उसके 128 साल पूरे हो गए, वहाँ पे बहुत अच्छा भाषण दिया था जिसमें बहुत देर तक तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रह गई थी। और इन्होंने अपना भाषण जो है ये भाइयों एवं बहनों से स्टार्ट किया था, इन हिंदी स्टार्ट किया था। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। और एक मैं आपको बताऊंगी कि विवेकानंद के गुरु जो थे ये कौन थे? ये थे रामकृष्ण परमहंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा देश जो है ये प्रसिद्ध है सूर्योदय के नाम से? तो ये प्रसिद्ध है आपको जापान, राइट। नेक्स्ट है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्योदय का देश जो है ये जापान सूर्योदय का देश माना जाता है, इंडिया में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो ये कौन सा है? ये है अरुणाचल प्रदेश। और सूर्यास्त सबसे ज्यादा लेट कहाँ होता है? तो ये आपका कौन सा है? गुजरात, राइट, गुजरात। तो ये दोनों चीजें आपने देख ली। अब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में मैं आपको बता दूं तो लाल बाल पाल, इनके बारे में आपको सब कुछ पता होगा। और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि वैलेंटाइन शिरोल ने इनके बारे में क्या कहा था वो आगे के स्लाइड्स में हम रिवीजन कर लेंगे। सेकंड है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो ये किसने दिया था? मंगल पांडे ने। अब 1857 की बात हो और तात्या टोपे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो सबसे पहले तो पूछा जाता है कि तात्या टोपे का जो अहम भूमिका है वो किस तरीके से था, किस तौर पे था? तो ये कमांडर इन चीफ थे किसके? नाना साहेब के। ओके, और इन्होंने पंचमहल के भीलों को भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट में। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। और 1857 के टाइम में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो गवर्नर जनरल था। और हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शाहमल जो है इन्होंने कहाँ से 1857 को के रिवॉल्ट को बढ़ावा दिया था, ऑर्गेनाइज किया था? तो ये जो है ये बरौट से यूपी में जो है भारत, और वहां से 1857 के रिवॉल्ट में इन्होंने पूरा योगदान दिया था। सेकंड क्वेश्चन है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो हम सबको पता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कभी की गई थी? 1939 में, 3 मई 1939 को। 1938 क्यों जाना जाता है? तो ये हरिपुरा सेशन के लिए जाना जाता है। और आपको पता है कि इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने
आईएनसी से रिजाइन कर दिया था, आईएनसी छोड़ दिया था गांधी जी से कुछ मनमुटाव होने के बाद। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में स्थित है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब यहाँ पे आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 4, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है ये कैसा दिखाई पड़ता है? तो काफी इजी वाला क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो ये ब्लैक दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उस वक्त जिस लेवल पे वो रहते हैं वहां पे अंतरिक्ष जो है, यहाँ पे वायुमंडल नहीं होता और प्रकीर्णन भी नहीं होता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कभी, ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। अब आपको पता है कि चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, लेकिन चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। ओके, और इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है और मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो ये एथेंस यूनान में 1896 में ही हुई थी। और ओलंपिक 2024 जो है समर ओलंपिक, जो कि फ्राइडे 26 जुलाई से संडे 11 अगस्त तक होने वाला है। ओके, फर्स्ट आपने देखा कि 1896 में हुआ था, एथेंस ग्रीस में हुआ था। और इसमें जो टोटली जो आपसे बोलूं तो 5 गेम जो है ये समर ओलंपिक्स में, ये है एथलेटिक्स, साइकिलिंग, फेंसिंग, जिम्नास्टिक एंड स्विमिंग। और ये होने वाला कहाँ है? तो ये पेरिस में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में करी थी। ओके, 7 अप्रैल 1875 में मुंबई में की थी इन्होंने। और कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा कि 10 अप्रैल 1875, तो ये दोनों ही चीजें आपको देख लेनी है, याद रखनी है। तो आर्य समाज का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और आर्य समाज का ये आपसे पूछा जाता है कि किन चीजों में ये बिलीव करते थे? तो ये सिंगल गॉड में, वन गॉड में बिलीव करते थे कि भगवान एक ही है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो ये डायबिटीज में किया जाता है, मधुमेह में किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं कि इंसुलिन बनना जब बंद हो जाता है ना, जिससे पैंक्रियाज ग्रंथि सही से वर्क नहीं करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? डायबिटीज होता है। और विटामिन ए, विटामिन B12 और डाइटरी फाइबर, ये तीनों सोर्स जो है ना, आपको डायबिटीज के मरीज के लिए काफी अच्छा स्रोत माना जाता है। कौन कौन सा? विटामिन ए, विटामिन B12 और डाइटरी फाइबर, जो कि गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 1889 में ऑस्कर मिन्कोवस्की और जोसेफ वॉन मेरिनो ने इसकी खोज की थी। किसकी? तो इंसुलिन की। ओके, और भारत में इनसे पहले ही सुश्रुत ने खोज कर ली थी। 1921 में कैनेडियन फ्रेडरिक ग्रांट बेल्टिंग एंड चार्ल्स बबेट बेस्ट ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। थर्ड जो है, ये उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। और ये है कहाँ? तो ये MP में है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि एंशिएंट टाइम में इसको उज्जैन को क्या कहा जाता था? अवंतिका कहा जाता था। और यह विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी भी थी। कालिदास की नगरी भी इसको कहा जाता है। और हर 12 साल पर यहाँ पे महाकुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये रॉन्टगेन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। और उसके बाद ये देख लेना है आपको कि रोमर ने सबसे पहले प्रकाश के वेग को मापा था। और उसके बाद देखना है कि कैलकुलेटर, अगर आपसे पूछा जाता है कि कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था,
तो ये किया था बी पास्कल ने। और इसके बाद पूछा जाए कि ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था, ऑक्सीजन को किसने खोजा था, तो ये प्रिस्टेले ने खोजा था, प्रिस्टेले ने खोजा था ऑक्सीजन को। ओके, ये तीनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो ये ओणम जो है ये केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो ये 4 वर्षों बाद होता है, ये हमने प्रीवियस स्लाइड में देख लिया है। ओलंपिक खेल की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो अभिनव बिंद्रा है। और कागज का आविष्कार जो है किस देश में हुआ था, तो ये चीन में हुआ था, चाइना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है, तो ये आसाम में है। आसाम से क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि आसाम में नृत्य कौन कौन से हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये फर्स्ट है बिहू, सेकंड है बाघुरुम्बा, थर्ड है आपका भोरताल, फोर्थ है झूमर। उसके बाद आपका है जो ये सारी की सारी चीजें आपने नोट कर ली। अब आपको देखना है कि नेशनल पार्क कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो ये काजीरंगा है, मानस है, काजीरंगा मानस जो है ये बर्ड सेंचुरीज भी है, और ये मानस जो है ये बर्ड सेंचुरीज भी है। नामेरी है, द ओरांग है, और फिर डिब्रू भी है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो ये होता है हीरा। ओके, फिर देख लेते हैं कि किस देश की स्थल सीमा जो है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो चाइना की लगती है। ओके, चाइना की लगती है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है कि इंडिया की स्थल सीमा कितने देश के साथ लगती है, तो टोटल 7 के साथ लगती है, जिसमें कौन कौन सा है, अफगान है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, चाइना, इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स है। अगर पूछा जाए कि जल सीमा कितने के साथ लगती है, तो 7 के साथ लगती है, जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है एंड मालदीव्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो ये किया गया था किसका, तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव जो है वो बंद नहीं होता है, ब्लड का थक्का नहीं जमता है। ओके, इसकी खोज किसने की थी, तो ये कैसिमर फंक ने की थी। किसने की थी, तो ये की थी कैसिमर फंक ने। ओके, और इसमें ये भी आपको देखना है कि विटामिन के जो है इसको फिलिक्वोनान भी कहा जाता है, फिलिक्वोनान। ओके, इसका दूसरा नाम ये भी है। सेकंड क्वेश्चन है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो विटामिन सी मिलता है। अब विटामिन सी का क्या नाम है साइंटिफिक नेम, हम ऑलरेडी एक छोटा सा वीडियो 3-4 मिनट का कवर कर चुके हैं। साइंस के काफी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप वहां से जाके उसको 1 बाय 1 देख लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो से एक नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये गोवा है, सबसे छोटा राज्य। अब यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा राज्य, तो आपने देख लिया कि कौन सा है, तो ये कौन सा है, गोवा। ओके, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये कौन सा है, राजस्थान। ओके, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, तो यूपी है सबसे बड़ा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये है सिक्किम। अच्छा, सिक्किम के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1975 में आप याद रखिएगा कि इसको 22वें राज्य का दर्जा दिया गया था 36 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। फिर गोवा के बारे में भी देख लेते हैं। गोवा जो है, गोवा ऑपरेशन विजय द्वारा 1987 में भारत में जोड़ा गया था। ओके, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये है कहाँ का, पंजाब का।
ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो ये बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ। इतना ही काफी नहीं है, इनसे क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया है? तो ये पाली भाषा में सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश दिया है। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है ये श्रावस्ती में दिए हैं। फिर आपको देखना है कि बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो ये की थी अश्वघोष ने। ओके, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये कभी हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है कभी हुआ था, कब हुआ था और किसके टाइम में हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सारी की सारी देखनी है। तो फर्स्ट जो है ये किसके टाइम में हुआ था? अजात शत्रु के शासन काल में कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। सेकेंड जो बौद्ध संगीति है ये काला शोका के टाइम में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। थर्ड जो बौद्ध संगीति है ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको अशोक के शासन काल में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, जो कि 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और लास्ट जो फोर्थ बौद्ध संगीति है ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के शासन काल में, कुंडलवन कश्मीर में। ओके, और प्रथम शताब्दी में ये हुआ था। ये सारी की सारी चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और चलो सबका किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट हुआ था महाकश्यप की अध्यक्षता में, सेकंड हुआ था साबाकामी की अध्यक्षता में, थर्ड हुआ था मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में और फोर्थ हुआ था वसुमित्र की अध्यक्षता में। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बनता है कि हीनयान और महायान को कौन सी बौद्ध संगीति में विभाजित किया गया था? तो ये जो आपका आई थिंक चतुर्थ बौद्ध संगीति था जिसमें विभाजित कर दिया गया था। और बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित जो कथा है उसको क्या कहते हैं? जातक कथा कहते हैं। और विश्व शांति स्तूप जो आपसे पूछा जाए तो राजगीर बिहार में है। ओके, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम फीमेल, पहली महिला जो थी वो कौन थी? तो ये कौन थी? ये थी गौतमी। ओके, और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धर्म और संघ है। ओके, फिर एक और क्वेश्चन आप याद रख लीजिए, मैं ज्यादा यहाँ पे नहीं पकाऊंगी, कि जो अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिपिटक ग्रंथ जो है ये किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से? तो ये आपको जैन धर्म से नहीं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह आपको मिलता है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना बुद्ध धर्म से रिलेटेड, ये आपको याद रहना चाहिए। आई होप मैं आपका एक शॉर्ट में अच्छा रिवीजन करवा पा रही होंगे। सो अगर इस वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो यार मैं एक कमेंट की हकदार तो ज़रूर हूँ, अगर इतना मेहनत किया है तो, है ना। सो पहले मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। इरेज करते करते बैठना सही नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा कुछ आपसे बात कर ली जाए। ओके, सो अभी हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले थे? हमने देख लिया था गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में देखा था। अब हम देखने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो ये कौन नहीं जानता है यार, हिस्ट्री पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट जानते हैं कि 1919 में अमृतसर में हुआ था। अब इससे रिलेटेड सारी चीजें हम फैक्ट्स थोड़ा थोड़ा जहां जहां से क्वेश्चंस बनता है वो सब हम रिवाइज कर लेंगे। इसके ऊपर मैं नोट डाउन करती हूँ। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में सैफुद्दीन किचलू और एक और सत्यपाल मलिक, इन दोनों के गिरफ्तारी के अगेंस्ट में क्या हुआ था कि वैशाखी के दिन जलियांवाला बाग में पूरी भीड़ जो है वो इकट्ठी हुई थी अमृतसर के जलियांवाला बाग में। यहाँ पे क्या हुआ कि जनरल डायर ने शूटिंग का आदेश दे दिया। और उस वक्त गवर्नर जनरल जो इंडिया के थे, ये भी आपको याद रखना है, ये कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कि एटलीस्ट ये आंकड़ा है, इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए, 1500 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और लंदन में जाकर
इसका बदला लेने के लिए किसने, उधम सिंह ने लंदन में जाकर उसने क्या किया था, जो उस वक्त पंजाब के गवर्नर जनरल थे माइकल ओ डायर को गोली मारी थी। इस पर बीपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो घुमा के पूछा गया था, कितने लोगों का गलत भी हुआ था। उसी वक्त जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही टैगोर ने क्या की थी कि इसकी कड़ी निंदा की थी और सर की उपाधि जो है वो लौटा दी थी। और ये उधम सिंह जो है, इन्होंने माइकल ओ डायर को गोली मारा था, इसलिए इनको जुलाई 31 को 1940 में फांसी की सजा दे दी गई थी। अब ये माइकल ओ डायर जो है, ये उस वक्त इन्होंने शूटिंग का आदेश तो नहीं दिया था भीड़ पे, लेकिन पंजाब के गवर्नर जनरल थे, क्योंकि जनरल ओ डायर जो था इसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। तो ये सारे फैक्ट्स जो है ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस जो है ये हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, तो ये किसमें लिखी गई है, ये लिखी गई है अवधी में। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा है बट हर एक जगह पूछा जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1911 में। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं कि 12 दिसंबर 1911 को कोलकाता को हटाकर दिल्ली को घोषणा किया गया कि दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी बनेगी। कहाँ घोषणा किया गया, तो ये किया गया दिल्ली दरबार में। ओके, और एक बात आपको मैं बताऊं कि ये काफी कम लोग जानते होंगे कि 13 फैब 1931 को भारत की नई राजधानी दिल्ली का उद्घाटन जो है वो किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो बाय लॉर्ड इरविन, जो उस वक्त के वायसराय थे, उनके द्वारा किया गया दिल्ली का उद्घाटन। और 15 दिसंबर को शहर की नींव जो है वो जॉर्ज पंचम ने रखी थी, दिल्ली शहर की नींव। तो इतनी सारी चीजें दिल्ली के बारे में जानना चाहिए था हमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, तो राजघाट है। वैसे तो इसका एक सेपरेट वीडियो ही हमने कंप्लीट कर दिया है कि कौन से पुरुष जो है, कौन से नेता है, उनकी समाधि का क्या नाम है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे रिपीट करवाना चाहूंगी। जैसे कि शांति वन किसके नाम पर रखा गया है, किनकी समाधि है, तो ये जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। फिर नारायण घाट की बात कर लेते हैं। नारायण घाट जो है ये गुलजारी लाल नंदा की समाधि है। फिर महाप्रयाण जो है, महाप्रयाण ये किसकी समाधि है, तो ये है राजेंद्र प्रसाद की। और शक्ति स्थल आप सबको नाम से ही पता चल गया होगा कि शक्ति स्थल जो है ये किसका है, तो ये है इंदिरा गांधी का। फिर किसान घाट किसकी समाधि है, तो ये चौधरी चरण सिंह की समाधि है। नारायण घाट मैंने आपको बता दिया है। और वीर भूमि जो है, वीर भूमि ये राजीव गांधी की समाधि है। विजय जो है ये किसकी समाधि है, तो ये है लाल बहादुर शास्त्री की। तो इतना देख लीजिए, बाद बाकी अगर कुछ और छूट गया है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, हमने देख लिया है, विजय घाट। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था भाई, गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो यहाँ पे चलो हम एक काम करते हैं। इस क्वेश्चन को तो आपने देख ही लिया, चांदी, इतना जानना जरूरी नहीं है। हम सारा का सारा कम से कम 5 एग्जाम्पल देख लेते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन से हैं, तो ये कौन कौन से हैं, 5 देख लेते हैं। ये है आपका स्टील है, उसके बाद कौन सा है, कॉपर है, और उसके बाद जो भी मेटल्स है वो है ब्रोंज है और सिल्वर है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं आपकी, आयरन है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, तो ये रबर है, ग्लास है, वुड है, और उसके बाद प्लास्टिक्स जो है ये है बैड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो काफी इजी सा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस। ये सारे की सारी चीजें जो हमने हिस्ट्री वाले 20 सेट्स करके रखे हैं ना उसमें कंप्लीट किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इनको नेताजी की उपाधि किसने दी थी। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ और भी आपको रिवीजन करवाना चाहूंगी कि जो हम राष्ट्रपिता कहते हैं महात्मा गांधी को, तो इन्होंने ही सबसे पहले राष्ट्रपिता कह के उनको पुकारा था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये गुरुमुखी लिपि है। अब गुरुमुखी लिपि तो है, लेकिन गुरुमुखी लिपि जो है ये किसके द्वारा खोजी गई थी? तो ये गुरु अंगद देव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी गुरुमुखी लिपि की। और सिखों के सेकंड गुरु थे कौन? सेकंड गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव। गुरबानी शब्द जो है इनके द्वारा लिखा गया है। गुरबानी शब्द किनके द्वारा? तो गुरु अंगद देव के द्वारा लिखा गया है। और एक दो क्वेश्चंस और आपसे पूछे जाते हैं कि गुरु रामदास जो है ये कौन से नंबर के सिख थे? ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये 4th नंबर के सिख थे और गुरु रामदास ने ही 1577 में 1577 में अमृत सरोवर नामक एक नगर की स्थापना की थी, जो बाद में चलकर अमृतसर नामक जगह बना। और इन्होंने 500 बीघा में इस शहर की स्थापना की थी, नींव डाली थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये घूमती है कब? ये घूमती है पश्चिम से पूर्व। अब आपको देखना है कि पृथ्वी का सरकमफेरेंस क्या है अर्थ का, तो ये है 24,901 माइल्स। ठीक है, अब देखना है कि जो पृथ्वी है ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है और ये 4.54 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। सन का जो लाइट है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो ये 8.3 मिनट लगता है। और फिर अगर यहाँ पे पूछा जाए मून के बारे में तो ये 1.3 सेकेंड लगता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पहले मैं इस स्लाइड को क्लीन कर लूं, वेट। ऐसे तो पूरी रात लग जाएगा, मैं इरेज करते रह जाऊंगी, वेट। हमें इतने ही का काम है, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं आपको बताने वाली थी कि कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे सबसे बड़ा दिन पृथ्वी पर कब होता है? तो 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में। और सबसे छोटा दिन जो होता है ये 21 दिसंबर को होता है। उसके बाद आपको देखना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है दिन और रात बराबर। क्यों? आपसे पूछा जाए कि कौन से दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, डे और नाइट दोनों बराबर होते हैं, तो ये होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्यों होते हैं भाई? तो पृथ्वी जो है ना ये भूमध्य रेखा पर सन के एकदम सामने होती है, तो उसकी वजह से दिन और रात बराबर होता है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली, किससे रिलेटेड? पृथ्वी से रिलेटेड। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ये हृदय से है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो ये है तमिलनाडु का। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जिन्होंने 1984 में यात्रा करी थी। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव है। ये अंतरिक्ष के बारे में मैं आपसे कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितनी बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश कभी हुआ था? तो 1957 में हुआ था। उसके बाद देखना है आपको कि अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई जो है ये कौन थे? तो ये थे फार्म तुआनपे, राइट, तुआनपे। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कि प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? तो ये था लूना
16। उसके बाद भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन सा था? तो ये था लक्ष्य। और एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? कल्पना चावला, जिनका जन्म 1997 में उनकी मृत्यु हुई थी और 1962 में हरियाणा के करनाल में उनका जन्म हुआ था। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये इंडिया की नहीं, वैसे प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी वेलेंटीना तेरेशकोवा। ओके, ये सोवियत संघ की थी जो 1963 में गई थी। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये आसाम में प्रसिद्ध है। कौन सा? बिहू। ओके, फिर है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये किसका सूचक है? तूफान का सूचक है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में प्राप्ति हुई थी। और भी सारे क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन। फ्री इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से लेके 1948 तक। लेकिन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया पूछा जाए तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे जो कि 1772 से लेके 1785 तक थे। फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया पूछा जाए तो ये कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया पूछा जाए तो ये कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। कुछ यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, कितने सेकंड में पूरा किया जाता है? तो 52 सेकंड्स में पूरा किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था जनगण मन जो है ये हमारा भारतीय राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है। और ये नेशनल एंथम जो है इन्हीं के सॉन्ग से लिया गया था, भारतो भाग्यो विधाता। ये ओरिजिनली बंगाली में लिखा गया था। और टोटल 5 स्टेंजा है किसका? इसका भारतीय राष्ट्रगान का, जो कि फर्स्ट टाइम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कैलकाटा सेशन में। म्यूजिक जो दिया है इसको, धुन जो है वो है मार्गरेट कजिन्स ने। और उसके बाद राष्ट्रगीत की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रगीत जो है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो ये भारत का राष्ट्रगीत लिखा किसने है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और वंदे मातरम जो है ये भारत का राष्ट्रगीत है। इसको कितनी देर में पूरा किया जाता है? तो ये 1 मिनट 5 सेकेंड में पूरा किया जाता है। और 1896 में कैलकाटा के अधिवेशन में फर्स्ट टाइम इसको गाया गया था। और ये जो है 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था, ओरिजिनली बंगाली में लिखा था। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये गंगा डॉल्फिन है। और गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है वो भारत और एशिया का एकमात्र पहला जो डॉल्फिन केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है, वो पटना विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। अब मोर है इतना काफी नहीं है, आपसे पूछा जा सकता है कि मोर को और किस नाम से जानते हैं। आपको इसका साइंटिफिक नेम पूछ दिया जाएगा तो मोर को आप किस नाम से जानते हैं? ये जानते हैं पावो क्रिस्टेटस के नाम से। ठीक है, पावो क्रिस्टेटस के नाम से। और 26 जैन 1963 को इसको मतलब भारत के राष्ट्रीय पक्षी के तौर पे मान्यता दी गई थी। और म्यांमार जो है इसका भी यहाँ पे भी आपको राष्ट्रीय पक्षी जो है ये कौन है? तो ये मोर ही है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये बाघ है। और 1972 में ही
प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये लॉन्च हुआ था, और उसी वक्त बाघ को बंगाली जो टाइगर है बंगाली टाइगर को क्या हुआ था, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है ये घोषित किया गया था। और भारत का टाइगर मैन किसको कहा जाता है, भारत का टाइगर मैन किसको कहा जाता है, क्योंकि एसएससी इस टाइप का क्वेश्चंस पूछने के लिए माहिर है। तो ये कैलाश सांखला को कहा जाता है। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, बाघ दिवस मनाया जाता है। और 2022 का बाघ दिवस का थीम क्या है, तो ये है इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन, मतलब इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ावा देने के लिए, फिर से पाने के लिए। साइंटिफिक नेम क्या है बाघ का, तो ये है पैंथेरा टाइग्रिस, ये आपको याद रहेगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो ये है बरगद, और बरगद का साइंटिफिक नेम क्या है, ये है फिकस बेंगालेंसिस। आम का भारतीय राष्ट्रीय फल जो है ये आम है, और आम का जो नाम है वो है मैंजीफेरा इंडिका। कमल जो है ये भारतीय राष्ट्रीय फूल है, और इसका जो नाम है आपका साइंटिफिक नेम ये है निलंबो नूसीफेरा। ओके, अब बात आती है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये है सरोजनी नायडू, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत की स्वर कोकिला इनको कहा जाता है, भारत में कोकिला के नाम से ये प्रसिद्ध है। गांधी जी के हरित सत्याग्रह में इनको देखने को मिला था, और भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था उसमें ये जेल भी गई थी। 1925 में इनको फर्स्ट भारतीय महिला जो थी ये थी कानपुर सेशन, आईएनसी के कानपुर सेशन में इनको फीमेल प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, सरोजनी नायडू। और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, तो एनी बेसेंट। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो ये थी रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान के बारे में हम देख लेते हैं कि ये जो है ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी, जिन्होंने 1236 से लेके 1240 तक गद्दी पर राज किया, और इन्होंने बाद में मलिक अल्तुनिया के साथ निकाह कर लिया, विवाह कर लिया। और सब लोग इनकी राजगद्दी से खुश नहीं थे, सो इनके मरने के बाद या इनके शासन के बाद भाई रुखुद्दीन फिरोज जो है उनको गद्दी पर बिठाया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है, तो ये होता है 3:2 का। अब 1921 में डिजाइन किया गया था किसके द्वारा, पिंगली वेंकैया के द्वारा। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक में राष्ट्रीय ध्वज को पूरी तरीके से अपनाया गया था। लेकिन आपको एक और चीज इसके साथ याद रखना है कि 7 अगस्त 1906 को ही फर्स्ट टाइम जो है ये कोलकाता में झंडा फहराया गया था आईएनसी के सेशन में। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, 1920 में डिजाइन किया गया था, तो पूरी तरीके से ये वेल डिजाइंड नहीं था, जो कि पूरी तरीके से वेल डिजाइन किया गया था कभी, तो ये 1921 में पिंगली वेंकैया के द्वारा। नेक्स्ट है भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था, तो ये 1980 में मॉस्को में जीता था। अब हॉकी की बात हो और मेजर ध्यानचंद से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स ना देखें, ऐसा हो नहीं सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहाँ पे भारत ने किस खेल में, ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो अगेन हॉकी, तो हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन तो बनता ही है भाई। मेजर ध्यानचंद ने 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, और इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है। 1896 में ग्रीस एथेंस में ओलंपिक, जिसमें 1916 में इन्होंने जीता, 1940 में, 1944 में, और फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से जो है ये जो, सॉरी मैं आपको बता रही हूँ, 1916, 1940 और 1944, यहाँ ये 3 जो ईयर है ना, उसमें फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ये ओलंपिक नहीं हुआ था, जो कि 4 साल पे एक बार होता है। ठीक है,
तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आपने यहाँ पे देख लिए। अब स्लाइड नंबर 8 है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो ये कोलकाता में आरंभ की गई थी 1984 में 24 अक्टूबर को 3.4 किलोमीटर के लिए, राइट। और इसमें आपको एक और चीज देखना है कि फर्स्ट टाइम जो है ये स्प्लानेड से भवानीपुर, आई थिंक ये स्प्लानेड या स्प्लानेड है, स्प्लानेड से भवानीपुर के बीच में चलाई गई थी, जिसको जो भवानीपुर है उसको अब नेताजी भवन के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्लास पैसेंजर के लिए चलाई गई थी। फिर सेकेंड टाइम जब चलाई गई थी सेकेंड टाइम, तो ये 1995 से में 27 सितंबर से चलाई गई थी दमदम से टॉलीगंज के बीच तक, जो कि 17 स्टेशन के बीच की थी। 16.45 किलोमीटर रेंज की चलाई गई थी। उसके बाद आपको जानना है कि वर्ल्ड का फर्स्ट मेट्रो कौन सा है? तो लंदन अंडरग्राउंड मेट्रो जो है ये वर्ल्ड का फर्स्ट मेट्रो है। और भारत का मेट्रो मैन किसको कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का मेट्रो मैन जो है वो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है, नाम मैं थोड़ा मिस कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं नाम मिस कर रही हूँ एक्चुअली। उनको 2001 में पद्मश्री मिला है, 2008 में पद्म भूषण मिला है। और मैं क्या कहूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि पेट में होता है और जुबान पे वो बातें नहीं आती, वही वाली बात है। ये आप एक बार रिवीजन कर लेंगे कि भारत का मेट्रो मैन किसको कहा जाता है, ठीक है। ये 1995 से लेके 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक भी रहे हैं। ओके, इतना मुझे याद है। और दिल्ली मेट्रो जो है DMRC, इसका निर्माण जो है ये कभी हुआ था? अक्टूबर 1998 में हुआ था। और टोटल 15 इंडियन स्टेट्स है जहाँ पे अभी मेट्रो चल रहा है। तो आप प्लीज वो पॉइंट थोड़ा आप देख लेंगे कि भारत का मेट्रो मैन किसको कहा जाता है, प्लीज। सेकंड है, भारत में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये बम्बई, वर्तमान में मुंबई से थाने तक चली थी। अब भारतीय रेल का जनक कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी है। और स्थापना जो है ये 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो ये है न्यू दिल्ली में। और लॉर्ड डलहौजी ने ही डाक सेवा का केंद्रीकरण भी किया था, जो कि 1854 में किया था। तो भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में हुआ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे रिवीजन करना चाहेंगे। तो राष्ट्रपति जो होता है, सबसे पहले तो हमें इसके इनके इम्पीचमेंट के बारे में देखना है कि कौन से आर्टिकल में आता है। तो आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इनके इम्पीचमेंट में कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं? तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर के जम्मू की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो वो कभी राष्ट्रपति जब नियुक्त होंगे तब तो रह सकते हैं, लेकिन वैसे भाग नहीं ले सकते हैं इम्पीचमेंट में। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि राष्ट्रपति होगा भारत का, ये कहाँ है? तो आर्टिकल, सबसे पहले तो आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 तक में राष्ट्रपति से रिलेटेड चीजें ही हैं, जिसमें 54 में आता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 52 में आता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोई पोस्ट होगा ऐसा, 53 में आता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद आता है कि री इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो 57 आर्टिकल में आता है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये 58 आर्टिकल में आता है। 61 में जैसा कि मैंने आपको बताया इम्पीचमेंट प्रोसेस आता है। और टाइम ऑफ होल्डिंग एंड इलेक्शन टू फिल वैकेंट पोस्ट ऑफ राष्ट्रपति, तो ये क्या है? 62 में आता है। ओके,
आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपने पेन डाउन कर ली होंगी। सो जस्ट वेट, मैं थोड़ा इसको क्लीन कर लूँ। ओके, नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये है कन्याकुमारी, जिसको केप कैमोरियन के नाम से भी जाना जाता है। केप कोमोरियन, इट्स नॉट कैमोरियन, इट्स कोमोरियन, कोमोरियन के नाम से भी जाना जाता है। फिर है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो हमने देख लिया है, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। उगते सूरज की भूमि बोला जाता है एपी को, अरुणाचल प्रदेश को। मेघालय में सूर्यास्त सबसे पहले होता है और गुजरात में सूर्यास्त सबसे बाद में होता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखना है कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो ये थार डिजर्ट नाम है। डिजर्ट से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। कुछ इंपॉर्टेंट डिजर्ट्स हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। एक ब्लैंक पेज ही मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिजर्ट्स हैं जो आपसे हमेशा पूछा ही जाता है, तो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये गोबी डिजर्ट जो है ये कहाँ है? तो ये है मंगोलिया। राइटिंग पर मत जाइएगा प्लीज, मैं कंटेंट आपको बहुत अच्छा अपनी तरफ से प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। मंगोलिया और चीन के बीच में गोबी डिजर्ट। सेकंड देख लेते हैं कि ये कालाहारी जो डिजर्ट है ये कहाँ है? तो ये है बोत्सवाना में, बोत्सवाना में। थर्ड है हमारा कि सोनोरन डिजर्ट जो है ये अमेरिका और मैक्सिको के बीच में है। फोर्थ हमारा है नामीबा। ठीक है, नामीब, तो ये नामीबिया में है। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये नामीबिया में है। फिफ्थ है थार, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अटकामा आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो ये जो अटकामा मरुस्थल है ये कहाँ है? तो ये उत्तरी चिली में है, उत्तरी चिली में है। और कौन सा रह गया है जो आपसे पूछा जाता है? तो एक आपसे पूछा जाता है पेटागोनिया, पेटागोनिया। तो पेटागोनिया मरुस्थल जो है ये कहाँ है? ये है अर्जेंटीना में। फिर आता है 8 नंबर पे हम लोग इसको रफली ये टकला मकान भी बोलते हैं, टकला मकान भी बोलते हैं इसको, है टकला माकन नाम है इसका वैसे, टकला मकान। तो चीन के सिक्किम प्रांत में ये होता है, तो चाइना आप पकड़ लीजिए। 9th जो है आपका इम्पोर्टेंट वो है आई थिंक सीएरा नेवादा है। तो ये अमेरिका में है, अमेरिका में एक और है, ये है संटूर, सिंदूर नहीं संटूर, जो कि अमेरिका में है। और फिर है मोहवेव जो है ये आपका है अमेरिका में। तो ये सारी की सारी चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गलफरी की सहायता से सांस लेती है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये क्वेश्चन हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखा था, वहां पे मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रपिता के नाम से सबसे पहले महात्मा गांधी को संबोधित किसने किया था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 4 जून 1944 में सिंगापुर रेडियो से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हालांकि उस वक्त ये आईएनसी में नहीं थे और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर को देश नायक के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। अगर आपसे पूछा जाए कि गीता के रचयिता कौन है? तो ये भी वेद व्यास है। और रामायण के कौन है?
वेद व्यास? बिल्कुल नहीं। रामायण के कौन है? वाल्मीकि। आई होप आप इस वीडियो में मेरे साथ बोर नहीं हो रहे होंगे। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव। अब बात आई है माउंट एवरेस्ट की, तो यहाँ हमें कुछ चीजें जानना तो बनता ही है। तो विश्व में सबसे ऊंचा कौन सा है? तो ये है कौन सा? माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी है? तो ये 8,849, राइट, 8,849, 8,849, इतना लंबा है ये। अब सेकंड तो हम देख लेते हैं केटू के बारे में, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो 8611 मीटर ये ऊंचा है। और थर्ड जो हम देख लेते हैं, आपसे पूछा जा सकता है माउंट किलिमंजारो के बारे में, तो ये 58 आई थिंक 35 या 95 5895 मीटर है ये लंबा। और उसके बाद फूजी माउंटेन जो है ये 3776 मीटर लंबा है। पूछा जाए अगर कि भारत की सबसे ऊंची जो ये है भारत की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? तो ये कौन सी है? कंचनजंगा है, जो कि 8586 मीटर लंबी है, ऊंची है और वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आती है। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पे कौन है? फर्स्ट पे है माउंट एवरेस्ट और सेकंड पे है केटू, थर्ड पे है कंचनजंगा। सेकंड है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि जो है इसको कहा जाता है। और पीयूष ग्रंथि जो है ये डक्टलेस ग्लैंड होता है, जो कि हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स जो है ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट करता है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इट ऑल्सो प्रोड्यूस अदर हार्मोन्स, और वो सारे के सारे हार्मोन्स जो है हमारे बॉडी फंक्शंस एंड प्रोसेस को कंट्रोल करता है। लाइक जो आपका फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन होता है, एफएसएच हार्मोन होता है, जो कि एफएसएच एंड एलएच आपने सुना होगा कि ये जो हार्मोन्स हैं ये ओवरीज में एग प्रोडक्शन में बहुत इफेक्टिव होता है वुमेन्स में। और उसके बाद आपको याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये होता कहाँ है? तो इसका पोजीशन जो है अंडर साइड ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के अंदर में होता है। फिर 3 और ग्लैंड के नाम आप जान लीजिए जो ब्रेन में होते हैं। ये होते हैं हाइपोथैलेमस, सेकंड है पिट्यूटरी ग्लैंड और थर्ड है पिनियल ग्लैंड। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन डिफिशियंसी और उसके जो सोर्स होते हैं और उस विटामिन को क्या साइंटिफिक नेम है, वो सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं एक छोटे से वीडियो में। वैसे मैं आपको बता दूं कि विटामिन ई को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। और विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं और विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं। अब यहाँ पे जो सोर्स है इसका, तो ये आपका सबसे अच्छा सोर्स जो होता है, सबसे पहले तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन बी, विटामिन सी को छोड़ के सारे के सारे जो विटामिन होते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो इसका सबसे अच्छा सोर्स है ये लीवर है, फिश है, एग है और सारे के सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद में आपको देखना है कि प्लांट सोर्सेज कंटेन विटामिन ए इन द फॉर्म ऑफ कैरोटेनॉइड्स। ये आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो इसकी कमी से होता है। रतौंधी रोग जो होता है इसकी कमी से होता है। इसमें होता क्या है नाइट ब्लाइंडनेस में? कॉर्निया जो है ना इसका वो बहुत ड्राई हो जाता है और उसकी वजह से रेटिना और कॉर्निया जो है ये दोनों ही पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं और रात में दिखना बंद हो जाता है। ठीक है। 4 क्वेश्चन है, राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 साल के लिए किया जाता है। लोकसभा का 5 साल के लिए किया जाता है। ये है आपका निचला सदन और ये है आपका ऊपरी सदन, लोअर हाउस, अपर हाउस। और सबसे पहले तो देख लीजिए कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स होंगे। 245 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जिसमें से 12 सदस्य जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाएंगे।
राज्यसभा का फाउंडेशन कभी हुआ था? तो ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। चेयरमैन जो अभी है ये कौन है? वाइस प्रेसिडेंट हमारे जगदीप धनखड़ जी। और किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 80 में आता है। और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ, सॉरी मैंने आपको 245 बोला, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 250। 250 में 12 जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा नामित होंगे और 238 जो है ये रिप्रेजेंट करेंगे विधानसभा के सदस्यों के द्वारा संघ और राज्य से होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल ने की थी। अब अगर ये आया है तो हम लोग देख लेते हैं कि जो अल्फा बीटा गामा रेज है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो आप जान लीजिए कि अल्फा जो है ये डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस है, बीटा जो है आपका वो निगेटिवली चार्ज्ड आयंस है, और गामा जो है आपका ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अल्फा एंड गामा पॉजिटिव चार्ज है। इसकी खोज किसने करी थी अल्फा बीटा एंड गामा की? तो ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने करी थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा गया है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है लौह पुरुष। ओके। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक्चुअली इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने सक्सेसफुली 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिला लिया था। बहुत बड़ी बात है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है इन्हीं की याद में, इन्हीं के नाम पे बनाया गया है। इनका ही है स्टैच्यू जो किसके याद में बनाया गया है? और सरदार पटेल जो है ये फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात आई तो इसकी ऊंचाई आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये 182 मीटर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। और ये कभी आए थे? तो 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक जो है ये निकला था वास्को डी गामा, जो कि 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट पहुंचा था। और वहां पे जमहूरियन ने इसका भव्य स्वागत किया था, हम सबको पता है। टोटल कितनी बार आया था? तो 3 बार आया था। और इसका जो वो नाम था, बोट था, वो क्या था? केप ऑफ गुड होप। नेक्स्ट है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस की तारीख किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। ये तो हम सबको पता है। लेकिन 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में इसकी खोज करी थी, स्थापना करी थी। और हेडक्वार्टर जो है इसका वर्ल्ड रेड क्रॉस का, और तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाला भारतीय कौन था? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। हिंदी की बात आई तो कुछ और भी देख लीजिए। 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक रूप से इसको भारत की राज्य भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दे दी गई। और आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक राजभाषा के संबंध में ही व्यवस्था की गई है। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193rd सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये दक्षिणी सूडान बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैनहट्टन टापू और मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क। ऑफिशियल लैंग्वेज हमने रिवीजन कर रखा है, अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश एंड फ्रेंच। अध्यक्ष कौन है यहाँ के? तो ये है एंटोनियो गुतरेस। फिर जो परमानेंट मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर है, ये कौन है? ये है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए एंड यूके। ओके। 6 मेन बॉडी है किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। ये कौन सा है? तो आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है फर्स्ट, सेकंड में है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, थर्ड में है आपका महासभा, फोर्थ में है आपका सचिवालय, फिफ्थ में है आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद, और सिक्स्थ में कौन सा है? न्यायस्था परिषद। तो ये सारे के सारे 6 जो है इसके बॉडी है।
फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हमने देख लिया न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ये भी हमने देख लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो ये थे त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, अंतोनियो गुतरेज है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश जो है ये सदस्य होते हैं, तो ये होते हैं 15, जिसमें से 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट, 2-2 साल के लिए होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं अस्थायी रूप में। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कि कितने देश जो है स्थायी है, तो 5 है, और टोटल 10 जो है ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं अस्थायी सदस्य के रूप में। आज का लास्ट जो स्लाइड है फाइनली, क्योंकि बोलते बोलते मैं भी एकदम हैंग हो गई हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, तो आर्टिकल 343 के द्वारा घोषित किया गया है। आर्टिकल 343 हमने देख रखा है, ठीक है। अब आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 तक इसमें राष्ट्रभाषा का ही जिक्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अब आपसे अस्थायी अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, तो ये कौन थे, तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थापना जो है संविधान सभा का ये कभी हुआ था, तो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। और उसके बाद भारत का संविधान जो है ये संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी तो पूछा जा सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो है ये कौन थे हमारे, तो ये थे BN राव। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे, तो ये थे BR अम्बेडकर। और इन्हीं को संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी कहा जाता है। 1947 में संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष जो है ये नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था, किसको, BR अम्बेडकर को। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, ये था ना, सन 2020 में ओलंपिक का स्थान क्या है, तो ये है टोक्यो। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये है शुक्र। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और भी देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। अभी इससे इरिटेट ही हो गए होंगे, बट स्पेस उतना है नहीं, राइट। मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ, ऐसा लगता है कभी कभी मेरा भी दिमाग बहुत स्लो काम करता है। ओके, यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन कौन सा देख रहे थे कि सबसे चमकीला ग्रह जो है ये कौन सा है, तो ये है शुक्र। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं कि सबसे बड़ा अगर पूछा जाए, सबसे बड़ा कौन है, तो ये कौन है, बृहस्पति। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो ये है बुध, जिसको आप मरकरी भी कहते हैं। और पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन है, तो ये है शुक्र एवं मंगल। ओके, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो ये है शनि। और सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है, तो ये है अरुण। फिर देख लेते हैं कि पीला और नीला ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है, तो पीला ग्रह के नाम से बृहस्पति को जाना जाता है, और नीला ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है, पृथ्वी को जाना जाता है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह भी जो है ये शुक्र ही है। और सूर्य के सबसे निकट जो है वो कौन सा ग्रह है, तो ये है बुध ग्रह। और सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है किसको, सूर्य को कहा जाता है। फिर आपको याद रखना है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है ये कौन सा है, तो ये है चंद्रमा। और पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता कहा जाता है किसको, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और लेटा हुआ ग्रह हमने देख लिया अरुण यूरेनस है। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें हमने देख ली। लेकिन ये सारा का सारा वीडियो तो हमने कंप्लीट कर लिया, सारे स्लाइड्स कंप्लीट कर लिए। मुझे यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग लग रही हैं, जैसे कि मैंने पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कुछ चीजें आपसे शेयर नहीं करी है, और कुछ एक और 2 पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूंगी। सो आई होप थोड़ा सा पेशेंस आप और डेवलप करेंगे।
मैं तो लूज कर रही हूँ, लेकिन एक दो स्लाइड में हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो आज इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं, बहुत अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा एग्जाम से पहले। 5 इयर्स प्लान जो है, इससे क्वेश्चन बनता है बीएसएससी के एग्जाम में। 5 इयर्स प्लान जो है ये आपका सिलेबस में भी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो देखना बनता ही है। अब आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है रशिया से। ओके, उसके बाद आपको देखना है कि फर्स्ट योजना का काल क्या था। 1951 से लेके 56 तक फर्स्ट योजना का काल था, जो कि हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, और कृषि जो है, फार्मिंग जो है, इसको सर्वोच्च स्थान पर प्राथमिकता दी गई थी। दूसरा जो था वो दूसरी योजना 1956 से लेके 5 साल फिर जोड़ लो आप, तो 1961 पर, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर, इंडस्ट्रियल चीजों पर आधारित थी। ठीक है, और इसी टाइम में, दूसरी योजना के टाइम में ही राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई जैसे इस्पात कारखानों का भी स्थापना किया गया था। तीसरा जो है वो आपका उसका तीसरा जो सबसे असफल योजना भी माना गया, ये 1961 से लेके 66 का था, जिसका मुख्य कारण जो है ये 1962 में इंडिया चाइना युद्ध था, और 1965 में क्या था, भारत पाक युद्ध, और इसी वक्त भयंकर सूखा भी पड़ा था। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। फिर वार्षिक योजनाएं जो है, योजना अवकाश आपसे पूछा जाता है, तो 1966 से लेके 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ की गई थी। योजना अवकाश में अगर आपसे ईयर पूछा जाए तो 1966 से लेके 1969। फिर चतुर्थ जो आपका है, फोर्थ जो आपका है, ये कौन सा है, तो ये है 1969 से लेके 74 तक, जो कि गाडगिल मॉडल पर आधारित था और सुरक्षा पर बल दिया गया था। ओके, फिफ्थ देख लेते हैं 1974 से लेके 78 तक, तो ये डीपी धर ने तैयार किया था, और ये 1 साल पहले ही खत्म हो गया था, ये फिफ्थ योजना। ओके, सिक्स्थ हम देख लेते हैं योजना कौन था, तो 5वीं योजना में ही काम के बदले अनाज और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसके बाद जो आपको देखना है कि 1978 में ही खत्म हो गया था ये योजना, लेकिन उसके बाद 1978 से लेके 80 तक में जो रोलिंग प्लान ईयर कहा जाता है, ये यही है आपका, और इसके जनक जो थे ये डॉक्टर गुन्नार मर्डल थे। ओके, फिर आपको ये देखना है कि 7वीं योजना जो है ये स्टार्ट हो गई थी अगेन 1985 से 90 के बीच में। ओके, और जो जवाहर रोजगार योजना है, इसकी शुरुआत कभी हुई थी, ये है 28 अप्रैल 1989 से, और इंदिरा आवास योजना भी इसी वक्त शुरू की गई थी, तो इसका जो है 1985 से 86 तक में। ओके, उसके बाद 8 का है 1992 से लेके 1997 तक, और ये मानव संसाधन विकास पूरी तरीके से इस पे बेस्ड था। और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है, इसकी शुरुआत भी 5 ईयर प्लान में हुई थी, और 9वां जो है ये पूरी तरीके से सामाजिक न्याय को समर्पित था, जो कि आप जोड़ सकते हैं 1997 से लेके आई थिंक आप जोड़ो ना 2002 तक, आप देख लो 9 का होगा। 10 का है 2002 से लेके 2007 तक। ओके, और सबसे ज्यादा सफल योजना 10 ही रहा। 11वां जो है ये है 2007 से लेके 2012 तक, और 2012 से लेके 2017 तक था 12वीं। ओके, तो ये सारा का सारा हमने देख लिया। अब कुछ इम्पॉर्टेंट मैं कुछ और भी चीजें शेयर करना चाहूंगी आपसे। बायोलॉजी के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर रही हूँ। सबसे पहले तो टोटल हड्डियां जो होती हैं वो 206 होती हैं। ठीक है,
उसके बाद जो मांसपेशियां है उसकी कुल संख्या कितनी होती है, तो ये 639 होती है। और उसके बाद आपको देखना है कि स्प्लीन को क्या कहा जाता है, प्लीहा को क्या कहा जाता है, तो ब्लड बैंक कहा जाता है किसको, स्प्लीन को, प्लीहा को। और सबसे ज्यादा तो रेड ब्लड सेल के बारे में आपसे पूछा जाता है, आरबीसी के बारे में, कि इसका निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। और लाल रक्त कण जो है ये इसको कहा क्या जाता है, तो इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि लाल रक्त कण का जीवन काल क्या होता है, तो ये 20 से लेके 120 दिन तक का होता है। अब वहीं पे ये आरबीसी तो देख लिया हमने, अब बात आती है व्हाइट ब्लड सेल की, श्वेत रक्त कण की, जो 2 से 4 दिन तक ही चलता है। और उसके बाद श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। और ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जो यूनिवर्सल डोनर है वो कौन है, ओ ग्रुप। यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है ये कौन है, ए बी। ओके, ये सारी चीजें हो गई। फिर जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, रक्तचाप जो होता है सॉरी, वो 120/80 मिमी होता है। और उसके बाद आपको देखना है कि सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कि कान के बीच में ये हड्डी होती है। और ह्यूमन ब्रेन का वजन जो है ये 1350 से लेके 1400 ग्राम तक का होता है। और हमारा हार्ट जो है, खोपड़ी जो है, उसमें जो हड्डी होता है उसमें कितना स्कल में होता है, ये टोटल 8 होता है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि लिंग निर्धारण जो होता है निर्भर करता है, ये पुरुष क्रोमोसोम पर निर्धारण करता है। और RH फैक्टर को किसने खोज किया था, तो लैंडस्टीनर एवं वीनर ने खोज किया था। और उसके बाद शरीर का सामान्य तापमान, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, इसमें 3 तरीके से पूछा जा सकता है। ये पूछा जाता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर 310 के। ओके, फिर टीबिया नामक हड्डी जो है ये पैर में पाई जाती है। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है ये सेरेब्रम कहलाता है। ये सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है वो कितना लीटर होता है नॉर्मल बॉडी में, तो 5 से 6 लीटर होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, ये आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और जो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू का हमने एक अलग से ही वीडियो सेपरेटली बनाकर रखा हुआ है। तो ये ब्लड का पीएच वैल्यू आप यहाँ पे देख लीजिए, ये कितना होता है, 7.4 होता है। ओके, तो ये सारा चीज हम देख चुके हैं। बाइल जूस जो है ये कहाँ से निकलता है, तो ये लीवर से होता है। और लीवर ही शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। और शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ये आपका स्किन है। ओके, और मनुष्य में पसलियों की कितनी जोड़ियां पाई जाती है, तो 12 जोड़ियां पाई जाती है। और मांसपेशियां कितनी होती है टोटल, तो 639 होती है। तो ये सारा का सारा चीज जो है ये हमने देख लिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो एटलीस्ट इतनी देर की मेहनत के लिए आप एक कमेंट तो कर ही सकते हैं, लाइक तो कर ही सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जैसे पंचायती राज है एंड ऑल, वो सारी चीजें हैं। और कुछ स्टैटिक पोर्शन है जिसका 8 से 10 मिनट का वीडियोस रहेगा, 15-20 ऐसा वीडियो में कंप्लीट करूंगी जो आपके सिलेबस में है, वो जरूर देख के जाइएगा। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ BSSC के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनफैक्ट ये हर एक एग्जाम को ध्यान में रख के मैंने बनाया है। A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट।